हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकिड प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ सीएचएसएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस पेपर को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और हाँ, आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन बी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी भूटान। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान ये सार्क के सदस्य हैं। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। देखिए, सार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को साउथ सार्क की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। इसके सदस्य को याद करने के लिए ट्रिक हमने बनाई है MBBS पे। एम से होता है मालदीव, बी से होता है भूटान, और बी से होता है बांग्लादेश, और एस से होता है श्रीलंका, पी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ए से, और आई से इंडिया, और एन से नेपाल। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए भी सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? इसके वर्तमान में महासचिव हैं श्री मोहम्मद गोलाम सरवर। ये सार्क के महासचिव हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी जानकारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कपास। तो खरीफ की ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है ऑप्शन डी कपास। देखिए, चना, सरसों और गेहूं ये रबी की फसल है। देखेंगे भारत में कितने प्रकार की फसल उगाई जाती है। भारत में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। एक जायद की फसल उगाई जाती है, जो कि फसल मार्च में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये आ जाते हैं जायद की फसल में। खरीफ की फसल देखेंगे। खरीफ की फसल जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आ जाता है किसमें? खरीफ की फसल में। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, रबी की फसल देखेंगे। रबी की फसल ठंडी के दिनों में नवंबर में बोई जाती है और इसे मार्च में काट ली जाती है। रबी की फसल को कब काटा जाता है? मार्च में काट लिया जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है और इसमें आ जाते हैं गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, ये आ जाती है खरीफ रबी की फसल में। ठीक है, याद रखेंगे सारी जानकारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए किर्की का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध या फिर ऑप्शन डी लाहौर का युद्ध। यानी कि मीर कासिम ने इनमें से कौन सा युद्ध लड़ा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध लड़ा था मीर कासिम ने। देखेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था और ये किस किस के बीच हुआ था? ये अंग्रेज की सेना और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मनरो ने और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किया था गुरगीन खान ने। किसने किया था? गुरगीन खान ने। और इस युद्ध को कौन जीत गया था? इस युद्ध को अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है। अच्छा, इससे जस्ट पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के बाद हुआ था बक्सर का युद्ध। ये भी अंग्रेजों के बीच हुआ था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ठीक है, अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद रखेंगे ये। इसके अलावा किर्की और लाहौर का युद्ध देख लेते हैं। देखिए, किर्की का युद्ध 1817 में हुआ था। किर्की का युद्ध ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था किर्की का युद्ध। और लाहौर का युद्ध हुआ था 1849 में और ये लड़ा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लाहौर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद किसको अपनाया गया था? राजकोषीय आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन को अपनाया गया था। ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में 3 चीजें आई थी।
कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी नीतियों की शुरुआत हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1990 से लेकर 1995 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये क्वेश्चन भैया जरूर याद रखना है, क्योंकि कभी तुम्हें उदारीकरण पूछेगा, कभी निजीकरण पूछेगा, तो कभी वैश्वीकरण पूछेगा। इसमें उदारीकरण पूछा है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय को देख लेते हैं, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया था, यानी कि इसमें एमआरपी लाई गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। याद रखेंगे, एमआरपी कब से स्टार्ट हुई? छठी पंचवर्षीय योजना से। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी को शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे ये। अच्छा, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चली थी 9वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन विकास और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान देना, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना कहाँ से आई? सोवियत संघ से ली गई है पंचवर्षीय योजना, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? योजना आयोग तैयार करती थी। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, और योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। ठीक है। अच्छा, योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे कि योजना आयोग को ही सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है। अब तक हमारे भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है? 12 अब तक हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बन चुकी हैं। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो 1951 से 1956 तक चली थी, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली। 2017 के बाद में अभी तक हमारे भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनाने का काम था योजना आयोग का, और योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया, और योजना आयोग की जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग सरकार के लिए थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मद्रास, या फिर ऑप्शन डी बम्बई। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था वो था ऑप्शन डी बम्बई। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और ये किसकी असफलता के बाद शुरू हुआ था? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी असफलता के बाद आया था? क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद आया था। ठीक है, याद रखेंगे इस सारी जानकारी। अच्छा, 8 अगस्त 1942 को की शुरुआत हुई थी, और 8 अगस्त को शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दे दिया था। किसका नारा दिया? करो या मरो का 9 अगस्त 1942 को नारा दिया था। देखिए, इस आंदोलन के बारे में अंग्रेजों को जानकारी हो गई थी, और अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। तब उस स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का गुप्त रूप से नेतृत्व किया था मदन मोहन मालवीय। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया था, और उषा मेहता ने इसका रेडियो प्रसारण किया था। किसका प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का रेडियो प्रसारण उषा मेहता ने किया था, और मदन मोहन मालवीय ने इसका गुप्त रूप से नेतृत्व किया था। याद रखेंगे इसे। ठीक है, देखिए, भारत छोड़ो और साइमन गोबैक, ये 2 नारे थे। ये इन 2 नारों को किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिए गए थे, भारत छोड़ो और साइमन गोबैक के नारे। ठीक है, याद रखेंगे। और इस आंदोलन की ये ग्रांड ओल्ड लेडी थी, और ग्रांड ओल्ड लेडी कौन थी? अरुणा आसफ अली ग्रांड ओल्ड लेडी थी। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से कौन विख्यात है? अरुणा आसफ अली ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से विख्यात है। याद रखेंगे सारी जानकारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें किसके किले की रक्षा का प्रभार दिया गया था? ऑप्शन ए राय से, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़। देखिए, जयमल और फत्ता को चित्तौड़ के किले की रक्षा का प्रभार दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तौड़। देखिए, चित्तौड़ का युद्ध जो हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1567 ईस्वी। ठीक है, कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1567 में किस किसके बीच? अकबर और राजा उदय सिंह के बीच हुआ था।
राजा उदय सिंह कौन था? राजा उदय सिंह राजा उदय सिंह जो था वो मेवाड़ का राजा था, और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़ थी। और चित्तौड़गढ़ की किले की रक्षा का भार उदय सिंह ने जयमल और फत्ता को दे दिया था। किसको दिया? जयमल और फत्ता। फतेह सिंह। फत्ता को फतेह सिंह के नाम से भी जानते हैं, फत्ता को दे दिया था। अच्छा, वो जयमल और फत्ता दो राजपूत योद्धा थे, और इन्होंने इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा था कि अकबर ने आगरा के किले के बाहर इनकी मूर्तियां इनकी वीरता की स्मृति में लगवा दी थी। किस किस की? जयमल और फत्ता की। और ये वाला युद्ध अकबर के लिए, अकबर के शासनकाल का एक कलंक भी माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद अकबर ने यहाँ निर्दोष जनता का कत्लेआम को निर्देश दे दिए थे। इसकी वजह से अकबर के शासनकाल का कलंक माना जाता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। और ये युद्ध काफी महीनों तक चला था, काफी इंपोर्टेंट युद्ध था ये अकबर के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? ऑप्शन ए उच्च वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी ऐसा क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर बहती है। ऑप्शन डी विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न दाब वाला क्षेत्र है, ITCZ। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, काफी डिटेल में चित्र के माध्यम से समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? ऑप्शन ए नेटबॉल, ऑप्शन बी क्विडिच, ऑप्शन सी कोर्फबॉल, या फिर ऑप्शन डी बास्केटबॉल। वह कौन सा एकमात्र खेल है जिसे पुरुष और महिला दोनों एक साथ खेलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्फबॉल। कोर्फबॉल को दोनों लोग एक साथ खेलते हैं। कोर्फबॉल के बारे में देखेंगे, इसे महिला और पुरुष दोनों साथ खेलते हैं। इसमें 4 पुरुष और 4 महिला खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 4 पुरुष होते हैं, 4 महिला खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? नेटबॉल में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है। अच्छा, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। अच्छा, कुछ और खेल देख लेते हैं और उनके खिलाड़ी देख लेते हैं कितने खिलाड़ी खेलते हैं। देखिए, पोलो में 4 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तीनों में ही कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ये याद रखेंगे भैया, फुटबॉल में तो 11 होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी पलाह, या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। देखिए, 724 किलोमीटर की नदी है, इसमें से ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अच्छा, ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा देखेंगे। ताप्ती नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है, और इसकी उत्पत्ति होती है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं, बाएं तट की है गिरना, और दाएं तट की है अरुणावती। अरुणावती दाएं तट की सहायक नदी है, और गिरना बाएं तट की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। अच्छा, ताप्ती को ही ताप्ती बोलते हैं। ठीक है, ताप्ती बोलो या तापी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, याद रखिए। आप मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे कि ताप्ती के समांतर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती के समांतर कौन सी नदी बहती है? याद रखिए, वो जवाब देंगे आप मुझे इसका कमेंट में। ठीक है। अच्छा, व्यास नदी को देख लेते हैं। व्यास नदी, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, और इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, यानी कि हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य से होकर गुजरती है, और इसका संगम सतलुज नदी है। इसका संगम क्या? सतलुज नदी है। व्यास नदी पंच नदियों में से एक नदी है। पंच नदी जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। और पंच नदी कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये पंच नदी हैं। और उन पंच नदियों में से एक है व्यास नदी, और ये पंच नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, हम देखेंगे पलार और लूनी नदी को। देखिए, पलार जो है 348 किलोमीटर इसकी लंबाई है पलार नदी की। इसका उद्गम है चिकबल्लापुर जिला, कर्नाटक में इसका उद्गम होता है। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है पलार नदी। इसकी सहायक नदियां हैं पोइनी और चेय्यार, पलार की सहायक नदियां हैं। अच्छा, लूनी नदी को देखेंगे। लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। पलार की लंबाई कितनी है? 348 किलोमीटर। लूनी की लंबाई है 320 किलोमीटर। अच्छा, इसका उद्गम होता है अरावली की पहाड़ी
राजस्थान से इसका उद्गम होता है और इसका जो और कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई लूनी की सहायक नदियां। कौन कौन सी? सरस्वती, बूंदी, सुकरी और जवाई, ये हैं लूनी की सहायक नदियां। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? ऑप्शन ए खय्याम, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी अनजान और ऑप्शन डी कैफी आजमी। तो इसमें से कौन सा संगीत निर्देशक है? तो संगीत निर्देशक है ऑप्शन ए खय्याम। खय्याम संगीत निर्देशक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसने हमसे गलत वाला कथन पूछा है, तो इसमें से तीन तो सत्य हैं, तीन सही हैं और एक गलत है। गलत का हमें जो देखना है कौन सा है। देखिए, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ये नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा मौलिक अधिकार हमें नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है। ऑप्शन बी देखेंगे, ये सामाजिक न्याय की नींव रखता है। ये भी बिल्कुल सही है, सामाजिक न्याय की नींव रखती है मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी देखेंगे, ये भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करता है। ये भी ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करता है। भैया, छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थिति कहाँ प्रदान करता है? छुआछूत को खत्म और करता है ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को 6 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। वर्ग कौन कौन से इसे देखेंगे। सबसे पहला वर्ग में आ जाता है समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं समानता के अधिकार में। नंबर दूसरे पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, राइट ऑफ फ्रीडम। अच्छा, तीसरे पे आता है शोषण के खिलाफ अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार में आ जाता है। और नंबर चौथे पे आता है धर्म, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक उल्लेख है इसका। ठीक है, धर्म, संस्कृति, शिक्षा के अधिकार का। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसका उल्लेख है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। और नंबर लास्ट पे आ जाता है इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। देखिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख के रूप में किया जाता है? इसने हमसे पूछा है 12 कार्बन परमाणु वाला इसमें से कौन सा एल्केन है। ये 12 कार्बन परमाणु वाला इसमें कौन सा एल्केन है, इसने हमसे ये पूछा है। देखेंगे, ऑप्शन ए अनडेकेन, ऑप्शन बी आइकोसेन, ऑप्शन सी हेप्टाडेकेन या फिर ऑप्शन डी डोडेकेन। देखिए, 12 कार्बन परमाणु वाला जो है वो है इसमें ऑप्शन डी डोडेकेन। कौन सा है? डोडेकेन। देखिए, इसमें 12 परमाणु होते हैं डोडेकेन में। देखिए, कार्बन की संख्या के अनुसार आईयूपीएसी कुछ प्रेफिक्स होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, जिसको अगर इसमें किसी भी यौगिक में एक कार्बन हो जाएगा तो उसको मैथ बोलेंगे। 2 कार्बन होता है तो एथ बोलते हैं, 3 होता है प्रो बोलते हैं, 4 होता है ब्यूट बोलते हैं, 5 होता है पेंट बोलते हैं, 6 होता है हेक्स बोलते हैं और 7 होता है हेप्ट बोलते हैं और 8 होता है ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और आगे देखेंगे 9 होता है नन बोलते हैं, 10 होता है टेक बोलते हैं और 11 होता है तो उसे अनडेक बोलते हैं। 12 को डोडेक बोलते हैं, 13 को ट्राइडेक बोलते हैं, 14 को टेट्राडेक बोलते हैं, 15 को पेंटाडेक बोलते हैं, 16 को हेक्साडेक बोलते हैं, 17 को हेप्टाडेक बोलते हैं, 18 को ऑक्टाडेक और 19 को 19 को बोलते हैं ननडेक और 20 को बोलते हैं आइकोस। ठीक है, ये सारे 20 तक तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि हम दोनों को दोगुना करते हैं, यानी कि हम दोनों में 100% की वृद्धि कर देते हैं, तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए 100% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी 200% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी 50% घट जाएगा या फिर ऑप्शन डी 100% घट जाएगा।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 100% बढ़ जाएगा। जब हम प्राथमिक घाटे और ब्याज को दोनों को दोगुना कर देते हैं तो हमारा राजकोषीय घाटा जो है वो 100% बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे बढ़ जाएगा। देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, ये राजकोषीय घाटा होता है। मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि राजकोषीय घाटा 100 है, जिसमें से प्राथमिक घाटा 50 है और ब्याज 50 है। अब मैं इनको प्राथमिक घाटे को और ब्याज को मैं इनको कितना कर रहा हूँ, दोगुना कर रहा हूँ। कितना कर रहा हूँ, दोगुना कर रहा हूँ। 50 था, 50 का दोगुना करूंगा तो 100 हो जाएगा। और 50 का दोगुना करने के लिए मैंने इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की, 100% की वृद्धि की, तभी तो 100 होगा। इसी तरह से ब्याज भुगतान को अगर मुझे दोगुना करना होगा तो मैं इसमें 100% की वृद्धि करूंगा, तब 100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 100 हो गया, यहाँ 100 हो गया, 100 कितना हो गया, 200। अब 100 से 200 हो गया तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो इसमें 100% की वृद्धि होगी। तो ये यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि 100% बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? ऑप्शन ए, थॉमस एंड्रूज। ऑप्शन बी, गिलियो नट्टा। ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन। या फिर ऑप्शन डी, मार्गुएराइट पेरे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस एंड्रूज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, थॉमस एंड्रूज हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए, मणिपुर। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। या फिर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। लुई नगाई नी मणिपुर से संबंधित है। देखेंगे लुई नगाई नी मणिपुर का त्योहार है और इसे नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। थोड़ा सा देखेंगे अब उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्योहार प्रचलित हैं, कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं मुख्य तौर पर? कजली महोत्सव, कुंभ मेला, कालिंजर महोत्सव, श्रावणी और आयुर्वेद महोत्सव, ये पर उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा शाकुंभरी देवी फेस्टिवल, बटेश्वर ढाई घाट और नौचंदी मेला, ये हैं उत्तर प्रदेश के। आइए देखते हैं अब हिमाचल प्रदेश के कुछ त्योहार। कोयल म्यूजिक फेस्टिवल, साजो और चैत्र नवरात्र मेला, ये मनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मनाए जाते हैं पोरी, डूंगरी, पुलेच। कौन कौन से? पोरी फेस्टिवल, डूंगरी फेस्टिवल और पुलिस फेस्टिवल। और नलवाड़ी, गोती, हाड़ला, महासाजी, ये हिमाचल प्रदेश के त्योहार हुए। कौन कौन से? नलवाड़ी, गोती, हाड़ला, महासाजी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुछ त्योहार देख लेते हैं। फूलदेई हरेला घी महोत्सव, ये उत्तराखंड के त्योहार है। कौन कौन से? फूलदेई हरेला घी महोत्सव, ये उत्तराखंड के त्योहार हैं। और मणिपुर के देख लेते हैं। आओसांग डोल यात्रा, कांग रथ यात्रा, और है चेरी ब्लासम, चुमफा और लाई हरोवा, ये मणिपुर के त्योहार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? गुलाबो सपेरा इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए, सत्रीय नृत्य। ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी, कालबेलिया। या फिर ऑप्शन डी, पांडवानी। देखिए, गुलाबो सपेरा का संबंध है कालबेलिया से। ऑप्शन सी, कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, सत्रिया असम का नृत्य है और सत्रिया के कुछ कलाकार देख लेते हैं। धनाकांता बोरा, जतिन गोस्वामी, श्रीमद शंकर देव और गोस्वामी माणिक बाख्यान और गहन चंद्रा, ये सत्रिया के कलाकार हैं। अच्छा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कुचिपुड़ी के कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, ये कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। देखिए, सत्रिया और कुचिपुड़ी ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों के दोनों कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखेंगे ये। ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का त्योहार है और इसके जो कलाकार हैं तीजनबाई इसके कलाकार हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? ये अर्जन क्षमता का घटता हुआ क्रम दिखाते हैं, तरलता का बढ़ता हुआ क्रम दिखाते हैं, तरलता का घटता क्रम दिखाते हैं, या फिर संचय मूल्य का घटता क्रम दिखाते हैं? देखिए, M1, M2, M3, M4 एक तरह से मौद्रिक नीति है और ये तरलता का घटता क्रम दिखाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे थोड़ी सी मौद्रिक नीति M1 के बारे में। देखिए, M1 में आता है लोगों का धन, बैंक की मांग जमा और RBI का धन, ये M1 में आता है। M2 में आता है, M1 तो आता ही आता है पूरा, इसके अलावा आ जाता है डाकघर की बचत जमा, ये M2 में आ जाती है।
M3 में आ जाती M3 में आती है, M2 आता है पूरा, और M2 के अलावा बैंक का फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो M3 में आ जाता है। M4 में आता है M3 प्लस डाक घर की कुल जमा, पोस्ट ऑफिस की कुल जमा, ये M4 में आ जाती है। और जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं तरलता घटती जाती है, और सबसे ज्यादा तरलता होती है M1 की। सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है? M1 की। और जैसे जैसे M1 से M4 की ओर जाएंगे तो उसकी तरलता घटती जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे सारी चीज। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत की इसमें से कौन सी एक विशेषता है? ऑप्शन ए, गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन बी, राज्य के विरुद्ध होते हैं। नहीं भैया, राज्य के विरुद्ध थोड़ी होंगे, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक प्रकृति के नहीं होते हैं। तो नीचे के बी सी डी तो गलत हो गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गैर न्याय संगत होते हैं। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में है, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के सिद्धांत से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणक प्रभाव होगा। कैसा होगा? ऑप्शन ए, कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन बी, कम होगा। ऑप्शन सी, अधिक होगा। या फिर ऑप्शन डी, बराबर होगा। कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणक प्रभाव कम होगा। क्या होगा? कम होगा। याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, ओडिसी। ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। या फिर ऑप्शन सी, कथक। या फिर ऑप्शन डी, मणिपुरी। तो कुमकुम धर को किसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। कथक के योगदान के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा देखेंगे ओडिसी के लिए कौन कौन से कलाकार हैं। ओडिसी के कलाकार हैं सुतापा तालुकदार, मीनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा, और हैं कुमकुम मोहंती, केलुचरण महापात्र। ये ओडिसी के क्या हैं? ये हैं कलाकार के नाम। भरतनाट्यम के कलाकार देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, ये हैं भरतनाट्यम के। आगे देखें कथक के बिरजू महाराज, शोभना नारायण, कुमकुमधर, ये कथक के कुछ कलाकार हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही हैं सारे। मणिपुरी के देखेंगे, मणिपुरी के गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, ये मणिपुरी के कुछ कलाकार हैं। ठीक है, इसके अलावा हैं अखम लक्ष्मी देवी और बिंबवती देवी, ये मणिपुरी के और कुछ कलाकार हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीकी का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं? ऑप्शन ए, द्रव्यमान वर्ण क्रममापी। ऑप्शन बी, प्रवाह कोशिका मिति। ऑप्शन सी, विद्युत रासायनिक विश्लेषण। ऑप्शन डी, मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन, यानी कि एकाधिक विस्थापन प्रवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाह कोशिका मिति। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास यहीं तक कहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।